हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सच एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाएं जिसकी हम लोग डिस्कस करें कि भाई क्या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के अंदर चेंजेस आई हैं कनाडा के अंदर। तो येस, दिस इज़ अ मेजर वीडियो टू कंसिडर कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के हवाले से कैनेडियन इमिग्रेशन ने 4-5 मेजर चेंजेस की हैं जिसको आपको कंसिडरेट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप ये समझें कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट क्या होता है। भाई किसी भी कंट्री में अगर आप पढ़ने जाते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको पढ़ाई के ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए और कनाडा आते हो तो आप 2 साल का यहाँ पे मास्टर्स करते हो या 4 साल का बैचलर्स करते हो तो आपको वर्क परमिट मिलता है। मतलब आपने स्टडी करी तो अब यहाँ थोड़े अरसे रुको, इधर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, यहाँ पे जॉब करो और यहाँ का एक्सपीरियंस गेन करो। 2-3 साल का इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। तो ग्रेजुएट होने के ऊपर वर्क परमिट मिलता है कि आपने पढ़ लिया 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल आपने पढ़ा है, अब आप वर्क परमिट पे यहाँ पे काम करो, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि आप यहीं के ग्रेजुएट हो। आपको एक एडवांटेज होता है। ठीक है, तो हम ये हवाले से बात करें कि कनाडा के अंदर कुछ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के हवाले से चेंजेस आई हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आना चाहते हैं उनके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के क्या पॉलिसीज या चेंजेस आए हैं। 4 मेजर चेंजेस आए हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उसके बाद कनाडा आने का प्लान करना पड़ेगा। तो पहला मेजर चेंज जो आया है वो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट का। देखो भाई, आपको ये बात पता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, चाहे आप आइल्स दो, पीटीई दो, सेलपिप दो, डोलिंगो दो, कोई भी और इंग्लिश लैंग्वेज का आप टेस्ट देते हो, उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के 4 मॉड्यूल आपको पढ़ने पड़ते हैं और उसके बेसिस पे आप आपकी इंग्लिश का टेस्ट होता है और उस इंग्लिश के टेस्ट के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है और उसी के इंग्लिश के बेसिस पे आपका वीज़ा भी फाइल होता है। वीज़ा फाइलिंग भी उसी बेसिस पे डिपेंड करती है कि इस बंदे को या स्टूडेंट को पढ़ना लिखना इंग्लिश आता है कि नहीं आता है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हर जगह पूरी दुनिया में इंग्लिश जो है को मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बात करने का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है भाई, तो कनाडा के अंदर क्या पॉलिसी आ गई कि ठीक है भाई, अगर आप स्टूडेंट थे, आप स्टूडेंट पे भी जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करेंगे कि आपको इंग्लिश बोलना समझना आती है और उसके बाद जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, तब भी आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। आपका टेस्ट या तो वैलिड होना चाहिए, प्रोसेसिंग जब आप एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, जैसे स्टडी वीज़ा की आप एप्लीकेशन डालते हैं इसी तरह वर्क परमिट की भी एप्लीकेशन डालते हैं। तो वर्क परमिट की जब आप एप्लीकेशन डाल रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की, तब आपको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी का टेस्ट का रिजल्ट वैलिड रिजल्ट, एक्सपायर्ड ना हो, वो अपलोड करना होगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तो हम लोगों ने लगा दी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की आईआरसीसी ने जो रिक्वायरमेंट लगाई है उसके अंदर कितना इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर हमें चाहिए। तो आप याद रखें कि अगर आप तो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं तो आपको CLP 7 चाहिए मिनिमम, जो कि 6 ओवरऑल होता है, और आपको CLP 5 एंड अबव चाहिए आपको अगर आप कॉलेज के ग्रेजुएट हो। सेकेंड मेजर चेंज है वो इस हवाले से है मेरे भाई कि आपका जो प्रोग्राम होना चाहिए, स्टडी का प्रोग्राम होना चाहिए, वो एटलीस्ट 16 महीने का होना चाहिए। 16 मंथ्स का ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम होना चाहिए टू गेट अ 3 ईयर्स वर्क परमिट। 3 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका 16 मंथ्स का प्रोग्राम होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये समझने की कोशिश करें कि ज़्यादातर जो अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अवेलेबल होंगे या अलाउ किए जाएंगे वो ज़्यादातर मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स को किए जाएंगे और स्पाउस वगैरह का जो वीज़ा फाइल करते हैं वो भी उसी पे ही होगा। तो ये जो मेजर चेंज है वो ये है कि भाई आपका प्रोग्राम एटलीस्ट 16 मंथ्स का होना चाहिए टू गेट योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि एक थर्ड मेजर चेंज, ये चेंजेस क्यों लाई जा रही हैं, क्यों किया जा रहा है और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट किन को मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट खाली कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स या इंडस्ट्रीज या कैटेगरीज को कह लो मिलने वाला है, क्योंकि कनाडा फोकस कर रहा है लॉन्ग टर्म नीड्स के ऊपर। यूजुअली क्या हुआ है रिसेंटली 2022, 23, 24 के अंदर ज़्यादातर लोग बिजनेस की फील्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ गए, बट कनाडा कह रहा है कि यार हमारे पास ऑलरेडी अकाउंटिंग, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं। कनाडा कह रहा है हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमें ज़्यादा ज़रूरत है मैं आपको ऑक्यूपेशंस बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो STEM कैटेगरी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। जो सेकंड कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड आ जाती है। यहाँ पे डॉक्टर्स की, सर्जन्स की, डेंटिस्ट की, फिजिशियंस की, डाइटिशियंस की, इन सब की बहुत, फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हेल्थ केयर कैटेगरी से अगर आपने मास्टर्स यहाँ पे आके एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट करोगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो है ट्रेड ऑक्यूपेशंस की। ट्रेड ऑक्यूपेशंस के अंदर भी जो है वो मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर और फूड से अगर आप रिलेटेड हो या फिर अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे
यहाँ पे आते हैं और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस वगैरह लेते हैं, उनको भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। तो मेरे कुछ 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आए ऑन कमर्शियल पायलट लाइसेंस, उनको भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है वो मिलेगा। मतलब कि लॉन्ग टर्म फोकस नीड्स, मतलब ये कि 5 कैटेगरीज: स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर एंड फूड, और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की जो ऑक्यूपेशंस के जो लोग होंगे उनको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, ताकि कनाडा जो है वो फोकस कर सके उन लोगों की, यहाँ पे वो लोग आए जिधर कनाडा जिनको ज़रूरत है, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, ना कि हर कोई आ जाए जिसको यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है।